Dear students, I am Puneet Kumar Goyal and today we will discuss AVL tree rotation, insertion and search operation in the AVL tree. Now, we will also discuss the algorithm regarding these operations. In the last lecture, we have discussed deletion operation in the binary search tree और बाइनरी सर्च ट्री के डिलीशन में डिफरेंट केसेस को कंसिडर किया था. अब हम आज समझेंगे AVL tree, why we use AVL tree, how can we insert an element in an AVL tree and what are the advantages of AVL tree. Now, बाइनरी सर्च ट्री में हमने समझा था फॉर एनी नोड all the values in the left subtree of that node will be lesser than the value of that node and all the value in the right subtree will be greater than or equal to the value of that node. इसमें क्या होता था, इसमें सर्चिंग इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती थी. मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती थी टू सर्च एन एलिमेंट ऑर्डर ऑफ h वेयर h इज द हाइट ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री. ये तो एक एडवांटेज था, बट एक लिमिटेशन आ गया बाइनरी सर्च ट्री में. बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए ही वो लिमिटेशन क्या था, सपोज अगर मुझे एक बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करना है इन वैल्यूज के लिए 5 4 3 2 1. नाउ 5 4 3 2 1 तो सभी वैल्यूज 5 के लेफ्ट में आएंगी, तो कोई भी वैल्यूज राइट में नहीं है. जबकि अगर ऑलमोस्ट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री होगा तो उसमें क्या होगा, इन ईच कंपैरिजन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे जिनसे हमें कंपैरिजन करना है वो जस्ट हाफ होते जाएंगे. लेकिन अगर कुछ इस तरह का सिनेरियो आ गया, यानी लेफ्ट एस्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री जिसमें सभी एलिमेंट लेफ्ट में है, राइट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो अब मुझे इसमें सर्च करना है सपोज 1. ठीक है, मुझे 1 सर्च करना है, तो 1 सर्च करने के लिए मुझे सभी नोड को ट्रैवर्स करना पड़ेगा. n नोड्स हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n. राइट एस्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री की अगर मैं बात करता हूं 5 6 7 8 9 तो सभी वैल्यूज 5 के राइट में हैं. तो इसमें क्या होगा, बाइनरी सर्च ट्री जो है वो पॉपुलेट हुआ है ओनली ऑन द राइट साइड. तो अगेन वही, अगर n नोड्स हैं, n एलिमेंट्स हैं तो ऑर्डर ऑफ n. तो ये वर्स्ट केस हो गया बाइनरी सर्च ट्री, या तो लेफ्ट एस्क्यूड है या राइट एस्क्यूड है. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी किसी भी एलिमेंट को सर्च करने की ऑर्डर ऑफ n रहेगी, जहां पे n क्या है, हमारा नंबर ऑफ नोड्स. तो ये एक लिमिटेशन हो गया बाइनरी सर्च ट्री का कि अगर कुछ इस तरह के केसेस आ गए तो बाइनरी सर्च ट्री का कोई एडवांटेज हम फॉलो नहीं कर पाएंगे. यानी लॉगरिथमिक ऑपरेशन में आप सर्च ऑपरेशन, इंसर्ट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, एक वेरिएशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री जिसको हम बोलते हैं AVL ट्री. Why it is called AVL ट्री? AVL ट्री जो इन्वेंट किया गया वो GM एडल्सन, वेल्स्की एंड EM लैंगडिस ने डेवलप किया 1962 में. इसलिए इसको AVL ट्री बोलते हैं, AVL AVL ट्री. एक नेम और आता है इसका, हाइट बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री. यानी जब भी हम नया नोड इंसर्ट करते हैं बाइनरी सर्च ट्री में तो हर बार हम उससे पहले बैलेंस करते हैं, उसकी हाइट को बैलेंस करते हैं, जिससे लेफ्ट में और राइट में ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ नोड्स रहें. इससे क्या होगा, इससे हमारा जो सर्चिंग, इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन होगा वो लॉगरिथमिक टाइम में कंप्लीट हो जाएगा. तो हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री बोलते हैं. हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री का क्या मतलब हुआ, हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री मतलब हर एक नोड से एक बैलेंस फैक्टर एसोसिएट हमने कर दिया. ईच नोड इज एसोसिएटेड विद अ बैलेंस फैक्टर. और ये बैलेंस फैक्टर किस तरह कैलकुलेट करेंगे, किसी भी नोड का हाइट ऑफ राइट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री. अगर किसी भी नोड n की मैं बात करता हूं तो बैलेंस फैक्टर कैसे निकलेगा, बैलेंस फैक्टर निकलेगा हाइट ऑफ राइट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री. अब हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री, यानी अगर बैलेंस फैक्टर की वैल्यू -1 0 या 1 है तब तो हम BST को AVL ट्री बोलेंगे. यहां पे समझना है हमें कि जो भी हम बैलेंस फैक्टर निकाल रहे हैं किसी भी नोड के लिए, दैट वैल्यू शुड बी लाई बिटवीन -1 एंड 1. यानी -1 0 या 1 अगर वैल्यू है तो वो ट्री AVL ट्री है, तो वो बाइनरी सर्च ट्री AVL ट्री है, हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है. लेकिन नया नोड ऐड करने से अगर किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर
या तो -2 हुआ या +2 हुआ। नया नोड ऐड करने से अगर किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर या तो -2 हुआ या +2 हुआ तो हम उसको बोलेंगे इट इज अनबैलेंस्ड ट्री। ठीक है, बैलेंस्ड नहीं है। तो हमें पहले इसको बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? दोबारा समझ लेते हैं। हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री इज कॉल्ड एवीएल ट्री, यानी जब भी हम नया नोड इंसर्ट करेंगे या किसी एग्जिस्टिंग नोड को डिलीट करेंगे तो हमें हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करना है। बैलेंस फैक्टर निकालने का फॉर्मूला हाइट ऑफ राइट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, और इसकी वैल्यू या तो -1, 0 या 1 होगी। अगर जैसे ही नया नोड ऐड करने से या एग्जिस्टिंग नोड को डिलीट करने से बैलेंस फैक्टर आपका -2 या +2 होता है, इन दैट केस वो एवीएल ट्री नहीं रहेगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। हमें पहले उसे बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस करने के लिए डिफरेंट रोटेशंस हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। बेसिकली 4 रोटेशंस हमको परफॉर्म करने हैं अगर मुझे बैलेंस करना है तो। अगर एवीएल ट्री अनबैलेंस्ड हो जाता है इंसर्ट करने से नए नोड को, देन हमें रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। सबसे पहला रोटेशन होता है एलएल रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन, यानी नया नोड जो भी मैं ऐड करता हूं वो लेफ्ट सब ट्री ऑफ नोड एन, यानी जो भी नया नोड इंसर्ट होगा वो 2 लेवल तक हम चेक करेंगे किसी भी रोटेशन को फाइंड आउट करने के लिए कि वो एलएल रोटेशन है, आरआर रोटेशन है, एलआर रोटेशन है या आरएल रोटेशन है। हम 2 लेवल्स तक चेक करते हैं नया नोड जो इंसर्ट होता है उसके रेस्पेक्ट में, या जो नोड डिलीट होता है। अगर नया नोड इंसर्ट होता है लेफ्ट सब ट्री ऑफ नोड एन, किसी भी नोड एन के लेफ्ट में अगर इंसर्ट होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें एलएल रोटेशन करना पड़ेगा। एलएल रोटेशन के बारे में भी हम आगे समझेंगे। अगर दूसरा रोटेशन है हमारा आरआर रोटेशन, नया नोड अगर इंसर्ट होता है राइट सब ट्री ऑफ नोड एन तो वो आरआर रोटेशन होगा। एलएल और आरआर रोटेशन में हमें केवल एक बार रोटेट करना है बैलेंस करने के लिए, लेकिन मोर देन 1 रोटेशन, एलआर रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन, यानी नया नोड अगर ऐड हो रहा है राइट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट सब ट्री ऑफ नोड एन के लेफ्ट के राइट में इंसर्ट हो रहा है। अगर नया नोड एग्जिस्टिंग नोड एन के लेफ्ट के राइट में इंसर्ट हो रहा है, देन एलआर रोटेशन करना है। एलआर रोटेशन में 2 बार हमें रोटेट करना पड़ेगा, एक बार सब ट्री के अराउंड, एक बार कंप्लीट रोटेशन। दूसरा रोटेशन जो डबल रोटेशन होगा वो है आरएल रोटेशन, राइट लेफ्ट रोटेशन, मतलब नया नोड जो भी मैंने इंसर्ट किया है वो लेफ्ट सब ट्री ऑफ राइट सब ट्री ऑफ नोड एन, यानी नया नोड इंसर्ट होगा नोड एन के राइट के लेफ्ट सब ट्री में। क्लियर है? तो ये 4 रोटेशन हमें करने हैं बैलेंस करने के लिए। अब डिटेल में इन रोटेशंस को समझते हैं। सबसे पहले आता है मेरा एलएल रोटेशन। आपको एक एग्जिस्टिंग बीएसटी दिया हुआ है एवीएल ट्री, इसमें बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। 5 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? हाइट ऑफ राइट माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट। तो हाइट ऑफ राइट 0 है, हाइट ऑफ लेफ्ट 1 है, तो इसका बैलेंस फैक्टर आया -1। 4 के लिए हाइट ऑफ लेफ्ट और राइट दोनों ही 0 है, तो इसका बैलेंस फैक्टर आया 0। तो अगर मैं अभी बात करता हूं तो अभी आपका ये ट्री जो है वो परफेक्टली बैलेंस्ड है, यानी एवीएल ट्री है। लेकिन अगर मैंने एक नई वैल्यू इंसर्ट की 3, तो 3 कहां जाएगा? 3 5 के लेफ्ट में, फिर 4 के लेफ्ट में। तो अब मुझे समझना है, बैलेंस फैक्टर निकालना है। सबसे पहले तो 3 का बैलेंस फैक्टर 0 आएगा, 4 का बैलेंस फैक्टर -1 आएगा और 5 का बैलेंस फैक्टर -2 आएगा। क्यों? 5 का बैलेंस फैक्टर निकालने के लिए हाइट ऑफ राइट 0, हाइट ऑफ लेफ्ट कितनी हुई? 2, 0 -2 -2। तो अब यहां समझ लेते हैं -2। तो अब बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हो गया, -2 हो गया, यानी मुझे रोटेशन करने की जरूरत है। अब रोटेशन जो मुझे परफॉर्म करना है वो कौन सा होगा, ये मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पे 2 चीजें याद रखनी है रोटेशन आइडेंटिफाई करने के लिए। किस नए नोड को ऐड किया, विच न्यू नोड वी हैव एडेड, हमने 3 को ऐड किया, ठीक है। इस 3 के ऐड होने से किस नियरेस्ट नोड का बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ। सबसे पहले किस नए नोड को हमने ऐड किया, 3 को हमने ऐड किया, और 3 के ऐड होने से किस नियरेस्ट नोड का बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ। क्यों? क्योंकि हो सकता है नए नोड के इंसर्ट होने से एक से ज्यादा नोड का बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हो, तो अब उसमें किस नोड को हम रोटेट करेंगे, इसके लिए समझना है कि किस नए नोड को ऐड किया
और इस नए नोड के ऐड होने से किस नियरेस्ट नोड का बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ, तो 3 के ऐड होने से इसके नियरेस्ट कौन सा है 5, इसका बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ। अब कौन सा रोटेशन होगा, मैंने क्या बताया था आपको, 2 लेवल तक आपको चेक करना है, 2 लेवल के बाद आपको पता लग जाएगा कौन सा रोटेशन है। तो नया नोड कहां गया, 5 के लेफ्ट में, एल लिखिए, फिर 4 के लेफ्ट में, 5 के लेफ्ट में पहला एल, 4 के लेफ्ट में दूसरा एल, यानी कौन सा रोटेशन हुआ यहां पे, एल एल रोटेशन। एल एल रोटेशन, अब 5 4 3, एक साइड वेट बढ़ गया, लेफ्ट साइड में वेट बढ़ गया, तो मुझे किस डायरेक्शन में रोटेट करना है, क्लॉकवाइज। मुझे किस डायरेक्शन में रोटेट करना है, क्लॉकवाइज। तो जब मैं 5 को पिक करूंगा, 5 को पिक करके एक लेवल नीचे लाऊंगा, तो क्या होगा, 5 यहां आ जाएगा, जहां पे 5 था वहां क्या चला जाएगा, 4, और 4 के लेफ्ट में 3। तो एक बार रोटेशन करना है मुझे, एल एल रोटेशन क्लॉकवाइज। अब बैलेंस फैक्टर निकाल लेते हैं, बैलेंस फैक्टर 5 का 0, 3 का 0, 4 का भी 0, 1 - 1। तो इसमें एक बार रोटेशन किया, जिसको बोलते हैं एल एल रोटेशन। अब हम आते हैं आर आर रोटेशन पर। आर आर रोटेशन क्या कहता है, अब मुझे इसमें नया नोड ऐड करना है 7। अब 7 के ऐड होने से बैलेंस फैक्टर 7 का 0 हुआ, 6 का 1 हुआ, 5 का 2 हुआ। अगेन वही, किस नए नोड को ऐड किया मैंने, 7 को, किस नियरेस्ट नोड का बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ, 5 का, तो आप 5 के राइट में गए आर, और फिर 6 के राइट में गए आर। तो मुझे कौन सा रोटेशन परफॉर्म करना है, आर आर, और आर आर रोटेशन किस डायरेक्शन में परफॉर्म होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक लेवल आपने शिफ्ट किया, 6 5 7 0 0 0। तो राइट राइट रोटेशन क्या कहता है, आर आर रोटेशन, नया नोड इंसर्ट हुआ, राइट सब ट्री ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर आर रोटेशन। नाउ कम टू द सम कॉम्प्लेक्स रोटेशंस, जो आपका क्या है, एल आर रोटेशन। अब देखिए 5 3 3 के बाद मैंने ऐड किया 4, 4 कहां जाएगा, 5 के लेफ्ट में, 3 के राइट में। तो सबसे पहले बैलेंस फैक्टर निकालते हैं, 4 को ऐड किया हमने, नया नोड 4 है, 4 का 0, 3 का बैलेंस फैक्टर 1, 5 का बैलेंस फैक्टर -2। अब 4 के ऐड होने से नियरेस्ट नोड 5 का बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, तो कौन सा रोटेशन होगा, 5 के आप लेफ्ट में गए और फिर 3 के राइट में गए, 5 के लेफ्ट में और 3 के राइट में। तो कौन सा रोटेशन परफॉर्म होगा यहां पे, एल आर रोटेशन। ठीक है, एल आर रोटेशन 2 रोटेशन से मिलकर बना है। अभी तक हमने एल एल और आर आर समझा था जो सिंगल रोटेशन थे। अब एल आर रोटेशन हमारा 2 रोटेशन से मिलकर बना है। पहला रोटेशन आर आर परफॉर्म करेंगे सब ट्री पर, जिस नोड का बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ है उसके लेफ्ट सब ट्री पर, और फिर एल एल रोटेशन परफॉर्म करेंगे कंप्लीट ट्री पर। तो देखिए 4 के ऐड होने से किस नोड का बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ, 5। अब 5 का लेफ्ट सब ट्री क्या है, 3 4, 5 का लेफ्ट सब ट्री क्या है, 3 4। तो पहले मैं 3 4 पर कौन सा रोटेशन लगाऊंगा, 3 4 पे मैं आर आर रोटेशन लगाऊंगा। आर आर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो 3 4 पे आर आर रोटेशन लगाओ तो ये हो जाएगा 3 4 का 4 3। ठीक है, स्टेप ए। अब 4 3 क्या था, सब ट्री था किसका, जिस नोड का बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ उसका। अब 4 3 को ले जाके ऐड कर दीजिए 5 में वापस, जहां से इसको अलग किया था, 5 4 3। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आर आर रोटेशन परफॉर्म किया, जिस नोड का बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ उसके लेफ्ट सब ट्री पर, फिर उसको वापस ले जाके ऐड कर दिया 5 में। अब देखिए अब कौन सा रोटेशन परफॉर्म करना है मुझे, पहले मैंने आर आर किया सब ट्री पर, अब मुझे परफॉर्म करना है एल एल कंप्लीट ट्री पर। तो एल एल परफॉर्म कीजिए, एल एल मतलब क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब आप परफॉर्म करोगे 4 5 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब मैं इसको पिक करता हूं, पुल करता हूं नीचे की तरफ एक लेवल, तो 5 यहां आ गया, 4 5 की जगह शिफ्ट होगा और 3 4 की जगह। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल आर रोटेशन। नाउ एल आर रोटेशन के बाद आता है आपका आर एल रोटेशन। आर एल रोटेशन, नया नोड मैंने ऐड किया 6। अब 6 के ऐड होने से बैलेंस फैक्टर किसका डिस्टर्ब हुआ, 6 का बैलेंस फैक्टर 0, 7 का बैलेंस फैक्टर -1,
5 का बैलेंस फैक्टर +2, तो 6 के ऐड होने से 5 का बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ। कौन सा रोटेशन होगा पता कर लेते हैं। 5 के राइट में गए हम और 7 के लेफ्ट में, तो कौन सा रोटेशन परफॉर्म हुआ देख सकते हैं डायरेक्टली, आर एल। जिस तरह एल आर दो रोटेशन से मिलकर बना है, उसी तरह आर एल भी दो रोटेशन से मिलकर बना है। वो दो रोटेशन क्या है आपके, पहले एल एल करेंगे सब ट्री पर, ठीक है, और फिर आर आर करेंगे कंप्लीट ट्री पर, ठीक है। तो जिस नोड का बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ उसके राइट सब ट्री पर पहले मुझे परफॉर्म करना है एल एल, यानी 7 6 को अलग कर लीजिए। 7 6 पे मुझे परफॉर्म करना है पहले एल एल, यानी क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा, 7 6 का हो जाएगा 6 7। नाउ अब जिस सब ट्री को अलग किया था वापस उसे ऐड कर दीजिए, जहां से उसे रिमूव किया था, 5 6 एंड 7। अब इस कंप्लीट ट्री पर क्या करना है मुझे, आर आर। आर आर समझेंगे तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज, 6 5 एंड 7, ठीक है। अब बैलेंस फैक्टर चेक कर सकते हैं, 0 आएगा। तो हमें क्या समझना है, अगर किसी भी नए नोड के ऐड होने से किसी भी एग्जिस्टिंग नोड का बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब होने का मतलब या तो -2 होता है या +2 होता है, तो हमें उसे बैलेंस करने की जरूरत है। क्लियर है, तो हमें उसे बैलेंस करने की जरूरत है। बैलेंस करने का मेथड क्या है, कोई भी 4 रोटेशन में से एक रोटेशन हमें परफॉर्म करना है, एल एल आर आर एल आर आर एल। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पॉइंट याद रखने हैं कुछ, किस नए नोड को ऐड किया, पहला नए नोड के ऐड होने से किस नियरेस्ट नोड का बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ, दूसरा, और 2 लेवल तक आप चेक करेंगे कि नया नोड जिस नोड का बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ उसके 2 लेवल तक, उसके लेफ्ट के राइट में गया तो एल आर, उसके राइट के लेफ्ट में गया तो आर एल, उसके लेफ्ट के लेफ्ट में गया तो एल एल, और उसके राइट के राइट में गया तो आर आर। इस तरह से आप रोटेशन आइडेंटिफाई करेंगे। एल एल और आर आर हमारे सिंगल रोटेशन है, ठीक है, एल आर और आर एल हमारे डबल रोटेशन है। नाउ जल्दी से एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। ए, नए नोड ऐड होने का जो कंसेप्ट है वो लेफ्ट में जाएगा या राइट में, वो बाइनरी सर्च ट्री की तरह है। अगर लेसर वैल्यू है तो लेफ्ट में, ग्रेटर और इक्वल वैल्यू है तो राइट में। तो सबसे पहले ए का बैलेंस फैक्टर 0 है, बैलेंस है। जेड, जेड कहां जाएगा, ए के राइट में, अभी भी 0 और 1 आएगा, तभी अभी भी आपका एवेल ट्री है। जेड के बाद ऐड करेंगे बी, बी कहां ऐड होगा, ए से ग्रेटर है और जेड से लेस है। अब बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ 0 -1 और 2, किस नए नोड को ऐड किया, बी को। किस नियरेस्ट नोड का बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ, ए का। कौन सा रोटेशन करना है, नए नोड बी के ऐड होने से नियरेस्ट नोड ए का बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ। अब जो जिस नोड का बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ है उसके 2 लेवल तक चेक करेंगे, 2 लेवल के बाद नोड कहीं भी जाए, लेफ्ट में या राइट में, 2 लेवल से आपको पता लग जाएगा रोटेशन कौन सा करना है। तो नया नोड ए के राइट में गया और जेड के लेफ्ट में, तो कौन सा रोटेशन परफॉर्म करना है, आर एल। आर एल के लिए पहले ए के राइट सब ट्री को अलग कर लीजिए, जेड बी को, जेड एंड बी। सबसे पहले कौन सा रोटेशन करना है, एल एल फिर आर आर। तो जेड बी पर एल एल रोटेशन परफॉर्म कीजिए, एल एल मतलब क्लॉकवाइज एक लेवल तक, बी जेड हो जाएगा, बी जेड को ले जाके वापस ऐड कर दीजिए ए में, ए बी और जेड। अब इस कंप्लीट ट्री पर आर आर, आर आर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ए और जेड। क्लियर है, तो बी ए जेड। अब आप चेक करेंगे तो आपका जो सब ट्री निकल कर आएगा दैट इज एबीएल ट्री, बैलेंस है 0 0 0, बैलेंस फैक्टर जब निकालेंगे। नो, बी के बाद ऐड करना है मुझे वाई, तो बी के बाद जब ऐड करना है वाई तो बी ए जेड में वाई ऐड करना है मुझे। अब वाई कहां ऐड होगा, बी के राइट में और जेड के लेफ्ट में। तो बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब होगा क्या, 0 -1 1 एंड 0 नहीं डिस्टर्ब होगा। अब मुझे ऐड करना है सी, नेक्स्ट वैल्यू है मेरी y के बाद c और फिर x, नेक्स्ट वैल्यू है मेरी c। c कहां जाएगा, b के राइट में
बी के राइट में जाएगा सी, जेड के लेफ्ट में और वाई के लेफ्ट में। क्लियर है? अब बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। बैलेंस फैक्टर जब निकालेंगे तो सी का बैलेंस फैक्टर 0 आएगा, वाई का बैलेंस फैक्टर -1 आएगा, जेड का बैलेंस फैक्टर -2 आएगा और बी का बैलेंस फैक्टर +2 आएगा। तो अब देखिए नया नोड कौन सा ऐड किया, सी। सी के ऐड होने से किस किस नोड का बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ, बी का डिस्टर्ब हुआ एंड जेड का डिस्टर्ब हुआ। अब किस के अराउंड मुझे रोटेशन करना है और कौन सा रोटेशन करना है, तो मैंने क्या बताया था, अगर एक से ज्यादा नोड का बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब होगा तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट कि किस नियरेस्ट नोड का बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ है, नए नोड के किस नियरेस्ट नोड का बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ है, नए नोड सी के किस नियरेस्ट नोड का डिस्टर्ब हुआ है, जेड का। ठीक है, तो ये तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे जेड को बैलेंस करना है। अब कौन सा रोटेशन करना है, 2 लेवल तक चेक कर लीजिए। नया नोड जेड के लेफ्ट राइट में गया है, राइट लेफ्ट में गया है, लेफ्ट लेफ्ट में गया है या राइट राइट में गया है, तो नया नोड जेड के लेफ्ट में गया है, फिर वाई के लेफ्ट में गया है। तो कौन सा रोटेशन परफॉर्म करना है, जेड के अराउंड एल एल। तो जेड के अराउंड जब आप एल एल परफॉर्म करेंगे, जेड वाई सी, तो ये हो जाएगा आपका वाई एल एल मतलब क्लॉकवाइज, वाई जेड सी। इसे ले जाके वापस ऐड कर दीजिए, बी ए वाई सी जेड। अब बैलेंस फैक्टर चेक कर लीजिए, 0 0 0 2 1 1 एंड 0, यानी अब ये मेरा बैलेंस है। नाउ सी के बाद ऐड करना है मुझे एक्स। एक्स कहां ऐड होगा, बी के राइट में, वाई के लेफ्ट में और सी के राइट में। तो बैलेंस फैक्टर चेक कर लेते हैं, एक्स का 0, सी का 1, वाई का -1, जेड का 0। नाउ बी का कितना होगा, 1 2 3, बी का होगा 2। तो एक्स के ऐड होने से बी का बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ, तो एक्स के ऐड होने से बी का बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, तो कौन सा रोटेशन होगा, बी के आप राइट में गए आर और वाई के लेफ्ट में गए एल। अब इसके बाद कहीं भी जाए उससे कोई मतलब नहीं है आपको, 2 लेवल से आपको समझ आ गया कि मुझे आर एल रोटेशन परफॉर्म करना है और किसके अराउंड, बी के अराउंड। तो बी के अराउंड जब मुझे आर एल रोटेशन परफॉर्म करना है तो दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं, बी ए वाई सी, बी ए वाई सी जेड एक्स, जेड और एक्स। ठीक है, तो मुझे बी के अराउंड परफॉर्म करना है आर एल रोटेशन। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, पहले सब ट्री को अलग कीजिए, आर एल रोटेशन परफॉर्म करना है मतलब एल एल प्लस आर आर। तो वाई सी एक्स और जेड, इसको पहले एल एल रोटेशन परफॉर्म करना है यानी क्लॉकवाइज। तो जब मैं क्लॉकवाइज पुल करूंगा तो क्या आएगा आपका, जेड वाई सी, जेड वाई सी। ठीक है, एक एक लेवल शिफ्ट करेंगे तो जेड वाई सी। एक्स अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट है तो एक्स को बाइनरी सर्च ट्री के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए, एक्स ऐड होगा सी के राइट में, वाई के लेफ्ट में। ठीक है, अब जिस सर्च ट्री को अलग किया था उसको वापस ले जाके ऐड कर दीजिए, बी ए सी, बी ए सी वाई एक्स जेड। ठीक है, अब इस कंप्लीट ट्री पे मुझे परफॉर्म करना है आर आर यानी बी के अराउंड। बी के अराउंड जब मैं आर आर करूंगा यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो एक लेवल शिफ्ट कीजिए, सी बी ए वाई जेड, सी बी ए वाई जेड, और एक्स कहां आएगा, वाई के लेफ्ट में। तो सी बी ए वाई एक्स जेड, तो अब ये बैलेंस हो गया। अब एक्स के बाद हमने जो ऐड किया वो डी यू ई ऐड किया, डी कहां आएगा, डी सी के राइट में, वाई के लेफ्ट में, एक्स के लेफ्ट में।
तो इसी तरह से जब हम परफॉर्म करते रहेंगे तो आपको इसी तरह से रोटेशन आइडेंटिफाई करने हैं। बैलेंस फैक्टर किसका डिस्टर्ब हुआ, फिर उसके अराउंड किस रोटेशन को हमें परफॉर्म करना है। क्लियर है। अब समझ लेते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होंगे। रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्ट एवीएल ट्री मुझे दिया है, ठीक है। अब जिस तरह सिंपल ट्री होता है, एक डेटा फील्ड होता है, एक लेफ्ट और राइट दो पॉइंटर फील्ड होते हैं। मैंने क्या कहा, एवीएल ट्री में हमने एक बैलेंस फैक्टर और ऐड कर दिया जो या तो 0, 1 या -1 होगा। तो एक फील्ड और ऐड कर दिया बैलेंस फैक्टर जो बताएगा आपका नोड बैलेंस है या नहीं, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। एडवांटेजेस एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, हाइट जो होगी वो लॉग एन ऑर्डर की होगी। हाइट लॉग एन ऑर्डर की होगी तो उससे क्या एडवांटेज मिलेगा आपको, सर्च ऑपरेशन, इंसर्ट एंड डिलीट, ऑल द ऑपरेशन विल बी ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन। क्लियर है। तो ये हमने एवीएल ट्री समझा था। एवीएल ट्री, वाई वी यूज एवीएल ट्री, बीएसटी का क्या लिमिटेशन होता है जिसकी वजह से हमें एवीएल ट्री यूज करना पड़ा। क्लियर है। नाउ एवीएल ट्री में रोटेशन हम परफॉर्म करते हैं, एल एल आर आर, एल आर आर एल। तो हमें किसी भी नए नोड के ऐड होने से किस नियरेस्ट नोड का बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ उसके रेस्पेक्ट में हमें रोटेशन आइडेंटिफाई करना है और रोटेशन परफॉर्म करना है। रोटेशन परफॉर्म करने के बाद जो अनबैलेंस्ड हो गया था ट्री वो आपका बैलेंस्ड हो जाएगा, यानी एवीएल ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इससे क्या होगा, हाइट जो होगी ऑलमोस्ट लॉग ऑफ एन ऑर्डर की होगी। तो ये हमारा एवीएल ट्री था। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे बी ट्री। थैंक यू।